टेक्नोलॉजी जो है किसी मान लेते हैं हथियार के क्षेत्र में या किसी अन्य चीज के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को विकसित किया अमेरिका ने। अगर सोचो कि अमेरिका वहां हथियार बनाकर भारत को बेचता है तो ज्यादा दाम लेगा, यानी कि ज्यादा पैसे लेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी शेयर कर देता है तो फिर क्या होता है कि एक तरह से भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा लेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो हम भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में चीजों को बना सकेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे लिए बेहतर होगा। जापान के साथ अगर देखा जाए तो बुलेट ट्रेन की बात की गई है कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से जापान क्या करेगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी देगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि बुलेट ट्रेन अच्छे तरीके से चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो भारत की जो एक तरह से विदेश नीति में यदि आप देखें तो सामरिक भागीदारी भी है, यानी कि भारत ने सामरिक भागीदारी को भी अपनाया है। अब बात करते हैं भारत की एक और नीति है दोस्तों, बहुपक्षवाद की। यानी कि अगर आप देखें तो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं तो भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, या IMF की बात करते हैं यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, ठीक है, सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो भारत इन सभी का सदस्य है, चाहे वो यूएनओ की बात करें, चाहे वो WTO की बात करें, और चाहे वो IMF की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो इन सभी का सदस्य भारत है। ठीक है, और विकासशील देशों के हितों की वकालत करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की भारत बात करता है। और भारत इन सब चीजों में अगर आप देखें या इन संगठनों में अगर आप देखें तो भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। देखिए, भारत की एक खास बात और भी है, भारत बहुपक्षवाद की बात करता है, मतलब सबकी बात करता है। एक तरह से अगर देखा जाए हर पक्षों की बात करता है। देखिए, भारत विकासशील देशों के हितों की बात करता है। देखिए, विकासशील देशों के हितों का मतलब हो जाता है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि भारत ये कहता है कि जितने भी विश्व में डेवलपिंग कंट्री हैं और उनको एक तरह से विशेष छूट मिलने चाहिए, और उन्हें एक तरह से क्या है कि कहीं ना कहीं मदद मिलनी चाहिए विकसित देशों के साथ, विकसित देशों के द्वारा। तो भारत इसकी भी बात करता है। भारत अपने अकेले की ही नहीं बात करता, बल्कि भारत अकेले के साथ साथ अन्य देशों की भी बात करता है जो विकासशील देश है, या भारत जैसे जो देश है, उभरती हुई जो इकोनॉमी वाले देश है, या एक तरह से जो अभी अभी देश आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी बात करता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप सोचिए एक बार, अगर जैसे आपके ही घर में हो और या आपके ही परिवार में आपकी कोई बात अपनी बात के साथ साथ आपकी भी बात करता है कि भाई इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आप उनसे क्या होता है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से भारत क्या करता है ना, अपनी विदेश नीति में क्या करता है, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता है और जो विकासशील देश है उनकी वकालत करता है, ताकि क्या हो कि एक तरह से हर देश उसके साथ जुड़े कि अच्छा भारत कितना बेहतर देश है, क्योंकि भारत अकेले की बात नहीं कर रहा है बल्कि सभी की बात कर रहा है। मैं स्वयं तो बढ़ूं लेकिन मेरे साथ अन्य देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो भारत की विदेश नीति में यदि आप देखें तो बहुपक्षवाद को भी देखने को मिलता है सामरिक भागीदारी के साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखें तो कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति जो है क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही अपने आर्थिक हितों और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो विश्व में एक खिलाड़ी के रूप में भारत उतरा हुआ है ताकि बेहतर तरीके से चीजें हो सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत की विदेश नीति ये है कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब क्षेत्रीय रूप से अगर आप देखें या ग्लोबल स्तर पर देखें तो स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, अपने आर्थिक हितों और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के मंच पर अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने की इच्छा प्रेरित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत एक खिलाड़ी के रूप में देखने को मिलता है कि भाई हम कहीं ना कहीं एक तरह से हम चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचशील सिद्धांत के बारे में। भारत के ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छे हैं। ये नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, तब उन्होंने इस सिद्धांत की शुरुआत किया था, या ये सिद्धांत उन्होंने लाया था। दोस्तों आइए समझते हैं पंचशील सिद्धांत के बारे में, इसकी क्या कहानी है। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही बात है।
नेहरू जी की ये जो नीतियां रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी हमेशा से। भाई आप ना मेरे में इंटरफेयर करो, ना मैं आप में इंटरफेयर करूं, मतलब ना आप मुझे परेशान करो ना मैं आपको परेशान करूं। अब नेहरू जी क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हमेशा इसके विरुद्ध रहे हैं। मतलब अगर कोई देश दूसरे देश के इंटरनल मामले में कोई दखलंदाजी करता है तो नेहरू जी हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। वे हमेशा कहते रहे हैं कि देखो, अगर किसी देश के इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो आंतरिक कोई मामला है, तो उस देश का अपना मामला है, वो देश स्वयं अपना एक तरह से आंतरिक मामले को सुलझाएगा, और हमें किसी दूसरे देश के इंटरनल मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे कि भारत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो हिंदू और मुस्लिम के लड़ाई हो गई किसी कारणवश, मान लो सपोज दैट, वैसे तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन सपोज दैट अगर हो जाती है ऐसा, तो कोई देश हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी ना करे। मतलब इसके विरुद्ध हमेशा से ही नेहरू जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आंतरिक, वही कहते थे कि देखो ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारे भाई भाई की लड़ाई है, हम इसको आपस में सुलझा लेंगे, किसी बाहरी को आने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा कहते रहे हैं, कौन? नेहरू जी कहते रहे हैं। ठीक है। और उनके इन्हीं विचारों से 1954 में क्या होता है, 5 सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो 1954 में क्या होता है, उनके इस सिद्धांत और उनके उन विचारों से क्या होता है, 5 सिद्धांत बनाए जाते हैं। और इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना गया। इन्हीं 5 सिद्धांतों की बात करते हैं तो पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना गया दोस्तों। और अगर आप देखें तो ये है हमारी विदेश नीति के आधार। तो जैसे हमारी कूटनिरपेक्षता है विदेश नीति के आधार, और दूसरी बात करते हैं क्षेत्रवाद है हमारी विदेश नीति का आधार। आर्थिक कूटनीति की बात करते हैं, ये भी हमारी विदेश नीति का आधार है। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो सामरिक भागीदारी, ये भी हमारे विदेश नीति का आधार है। और बहुपक्षवाद के भी हमारी विदेश नीति का आधार है। और इसी तरह में अगर आप देखें तो पंचशील सिद्धांत में भी हमारे विदेश नीति का आधार है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक तरह से बेस रहा है। चलिए आइए समझते हैं पंचशील सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं, यानी कि वे 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, 5 वे प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। ध्यान रखिएगा, पंचशील सिद्धांत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने किया था, या इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था और कब किया था, और वे 5 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी। ये पांचों बातें याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ये सारी पॉइंट्स याद रखिएगा। इस प्रकार के सिद्धांत में यदि आप देखें तो एक दूसरे की राज्य की सीमा और उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। देखिए नेहरू जी कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, इस बात को समझना होगा कि एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा का सम्मान करे, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा को एक तरह से क्रॉस ना करे। जैसे भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत चाइना की बात करते हैं, भाई आप अपने तरफ रहिए, हम अपने तरफ रहे। और दूसरी बात करते हैं एक दूसरे की संप्रभुता का भी हम सम्मान करें। संप्रभुता का मतलब हो जाता है कि जैसे हम अपना निर्णय लें, हमें कहाँ जाना है, किसके साथ क्या संबंध बनाना है, ठीक है, हमारे एक तरह से कह सकते हैं हमारे चीजों में या हमारे निर्णय में आप ना दखलंदाजी करें, ना ही हम आपके मतलब आपके निर्णय में हम दखलंदाजी करेंगे। ठीक है, तो नेहरू जी पहले सिद्धांत में ये कहते हैं कि देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की राज्य की सीमा का सम्मान किया जाए, सम्मान करना चाहिए, और संप्रभुता का भी हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है क्या कहते हैं, एक दूसरे की भूभाग पर आक्रमण ना करें। देखिए नेहरू जी ये भी कहते हैं कि देखिए हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम किसी दूसरे की एक तरह से लैंड को एक तरह से कब्जा ना करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं उस समय अगर आप देखें तो चाइना हमेशा इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ता रहा, और आज भी आप देखते हैं चाइना की हमेशा यही पॉलिसी है, हड़प नीति वाली है, जितना आ जाए उतना ले लिया जाए। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि देखिए ना तो आप हमारा हड़पे, ना हम आपका हड़पे, ना कोई दूसरा किसी और का हड़पे। यानी कि उनका सिद्धांत जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आप ना मुझे परेशान करें, ना हम आपको परेशान करें, आप भी शांतिपूर्वक जिए, हम भी शांतिपूर्वक रहें, क्या दिक्कत है। वैसे ये तो अच्छी ही बात है, इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो दूसरी बातें ये कहते हैं कि वे क्या क्या कह रहे हैं दूसरी बातों में, कि हमें क्या करना होगा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करना होगा, यानी कि नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी बात में क्या कहते हैं, या तीसरे सिद्धांत में क्या कहते हैं कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी हमें नहीं करना चाहिए। देखिए ये कहते हैं
कि ना तो आप हमारे इंटरनल मामले में एक तरह से इंटरफेयर करें, ना हम आपके इंटरनल मामले में कोई इंटरफेयर करें, जो कि बिल्कुल सत्य बातें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखें। मतलब एक दूसरे को इक्वालिटी दे, मतलब एक दूसरे के साथ समानता या इक्वलता, एक तरह से व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि भाई तुम जिस राष्ट्र के हो, मान लो कि एक तरह से अगर आप देखें तो चाइना के लोग या पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग की बात करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के समान रहे, मतलब समानता रहनी चाहिए। ये नहीं कि तुम छोटे देश से हो, तुम बड़े देश से हो, या एक तरह से मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तुम कम पावरफुल हो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बस समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के लाभ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, ये भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन हमें करना चाहिए। अर्थात ये भी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन, सह अस्तित्वपूर्ण की भावना रखना चाहिए, यानी कि पालन करना चाहिए। हमें एक तरह से शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो वाकई में अगर देखा जाए तो नेहरू जी की जो पॉलिसी रही है वो बहुत अच्छी रही है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं चाहा है कि एक तरह से हमारा नुकसान हो, और ना तो हमारे नुकसान के साथ ना हमारा नुकसान हो, ना तो किसी और का नुकसान हो। मतलब ये हमेशा चाहते रहे हैं कि आप भी शांतिपूर्वक रहिए और हम भी शांतिपूर्वक रहें, ना आप हमें परेशान करें ना हम आपको परेशान करें। वही हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जैसे हमें क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह से संबंध बनाए रखना चाहिए कि देखिए भैया, एक दूसरे को हमें क्या है, सहयोग करते रहना चाहिए, भाईचारा की भावना बनाए रखना चाहिए। ना आप हमें परेशान करें ना हम आपको परेशान करें। अगर कोई हमारे इंटरनल मामले हैं तो ना आप हस्तक्षेप करें ना हम आपके इंटरनल मामले में कोई हस्तक्षेप करें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जिस तरह से हमारे खुद के पड़ोसियों के साथ जैसे हम संबंध बनाना चाहते हैं, वैसे ही हमारे देश की भी वही पॉलिसी है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह के संबंध बनाए रखें, और उनका भी यही कर्तव्य है कि वे लोग भी हमारे साथ इसी तरह से संबंध बनाए रखें, ना तो वे हमें परेशान करें और ना हम उन्हें परेशान करें। चलिए अगले टॉपिक में, यानी कि कह सकते हैं अगले टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं निशस्त्रीकरण के बारे में, कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या हो जाता है, इसकी नीति का क्या मतलब हो जाता है।